नमस्कार साथियों, कल हमने संविधान सभा पढ़ रहे थे। आज के उस वीडियो में आगे की चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो कल हमने संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में जाना था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे कि पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। इतने ही सदस्य क्यों आए कि मैंने कारण बताया था कि मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक कथन भी कहा था कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ऐसा कहा था। और मैंने ये भी बताया था कि इस संविधान सभा में पहली बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। महिला सदस्य 9, कुल सदस्य संविधान सभा में 15 महिला थी, 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। तो मैंने रीजन ये बताया था कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के पश्चात भी 316 सदस्य टोटल बचते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद में कुल 324 सदस्य संख्या बची। ध्यान रखना इस बात को कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे, 324। वो यही कारण था कि कुछ देशी रियासतें और मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सारे सदस्य बहिष्कार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा की बैठकों में भाग ले रहे थे। एक तो ये प्रश्न बनता है। इसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1900 इससे पहले ये भी जान लें हम कि पहली बैठक में हुआ क्या कि जो संविधान सभा में 207 सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे जो वृद्ध सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्परेरी स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब क्यों बनाया गया, इसका कारण यही है कि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में। इसके बाद में संविधान सभा की होती है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने एक मुख्य काम किया। वो काम ये था कि उन्होंने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया। ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन्हें बिहार का गांधी, भारत का बाबूजी के नाम से जाना जाता है। इन्हें संज्ञा दी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इसके बाद में तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की तीसरी बैठक। ये 2-3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को जानना जरूरी है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को ही। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक विधेयक रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो वर्तमान में हमारी संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हर किताब के पहले एवं अंतिम पृष्ठ पर मिलती है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा जो प्रस्तावना है उसका आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव था। तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में रखा गया और इसे पारित नहीं किया गया। सभी सदस्यों ने सामूहिक तौर पर कहा, सहमत होकर के, कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेती है तब तक इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, यही उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहलाती है, संविधान का सार कहलाती है। तो इसे पारित नहीं किया गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे विभाजन की नींव साफ साफ दिखाई देती है कि भारत का विभाजन होना तय है, मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही है संविधान सभा में, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो इस प्रकार संविधान सभा की बैठकें जारी होती हैं। तो
कुल 114 बैठकें आयोजित होती हैं। ध्यान रखना, कुछ फैक्ट्स हैं ये, इनको विशेष तौर पर याद रखना, आपको इनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुल 114 बैठकें आयोजित होती हैं संविधान सभा की, संविधान बनाने में, और कुल 12 अधिवेशन होते हैं। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको 11 अधिवेशन भी मिलेगा, उसका भी मैं रीजन बता दूं आपको। कुल 12 अधिवेशन होते हैं। किस प्रकार से? 11 तो मुख्य हैं ही हैं, प्लस एक वह जो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसे भी अधिवेशन के रूप में काउंट किया जाता है, अंतिम बैठक को भी। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इस प्रकार भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यानी हमने अधिनियमित कर लिया, इसे आत्मार्पित कर लिया, संविधान बन गया इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दी गई। कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए। अब आप कहोगे कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उस समय भारत का संविधान बना भी नहीं था, तो भारतीय शासन प्रणाली कैसे चल रही थी? तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय संविधान में, ध्यान रखना, 16 अनुच्छेद लागू किए। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में, यानी ओरिजिनल संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद, ध्यान रखना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो 395 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इसी संविधान के अनुच्छेद 394 में, ध्यान रखना, 394 में यह उल्लेखित है कि भारत का शासन प्रशासन जब संविधान बन रहा था तो उस समय कैसे चलेगा। तो ध्यान रखना, एक 1935 में भारत शासन अधिनियम बना था, उसके अकॉर्डिंग, और एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिन्होंने एक अपनी संसद से स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन 2 अधिनियमों के माध्यम से भारतीय संविधान चल रहा है, और उन सभी बातों का उल्लेख है इस 394 अनुच्छेद में कि जो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, उन सभी अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख है। जैसे याद दिला दूं आपको, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9, और राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, और अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 380 में, वह अनुच्छेद भी लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 वह भी लागू हुआ। संचित निधि, आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 266, 267 वो भी लागू हुई, और एक 394 और 395, इन सभी बातों का उल्लेख है। ध्यान रखना है, 394 अनुच्छेद में उन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे। तो क्लियर हुआ आपका कि कैसे कि 394 में 15 अनुच्छेद हैं जो लागू होने हैं, और एक स्वयं 394 भी, तो टोटल कितने हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए। तो ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो अब संविधान सभा के बारे में कुछ और कथन, कुछ और फैक्ट्स के बारे में बातें जान लें। तो एक बार ओवरव्यू आपको मैं याद दिला दूं कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये हम पहले चर्चा कर चुके थे। 389 सीटों पर हुआ था, 389 सीटों पर। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद में 324 सदस्य संख्या बची, और भारत विभाजन के बाद में 299 सदस्य संख्या बची। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद में 324। अब ये मत समझना कि मुस्लिम लीग को चुनाव में 73 सीटें मिली थी तो 73 सीटें घटाने पर 316 बचते हैं, इसका कतई मतलब नहीं है। बार बार याद दिला रहा हूं कि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही है तो सदस्य भी बहिष्कार कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 324 मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद में, और स्वतंत्रता के बाद में 299, यानी कि भारत विभाजन के बाद में 299 सदस्य संख्या बची।
और अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, ये हस्ताक्षर करने वाले थे, हस्ताक्षर। और लगे हाथ में ये बता दूं रोचक सी बातें कि इस पर पहले हस्ताक्षर करने वाले जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित नेहरू थे। इन्होंने पहले हस्ताक्षर किया। और अंतिम हस्ताक्षर, ये बात जाहिर सी कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई अधिनियम, कोई कानून बनता है तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। तो पहले अंतरिम राष्ट्रपति या पहले राष्ट्रपति बोलूँ मैं भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लगे हाथ ये भी जान लें आप कि संविधान बन गया, बनकर तैयार हो गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो इसकी जो लिखावट है, जो मूल प्रति है संविधान की, जो मूल संविधान है, ओरिजिनल संविधान है, वह हाथ से लिखा गया था। और हाथ से लिखने वाले सदस्य थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ध्यान रखना, इनकी बहुत रोचक सी बात है, इनका पूरा परिवार ही लिखावट बहुत सुंदर लिखता था, जिसे कैलियोग्राफी कहा जाता है। कैलियोग्राफी कहा जाता है। तो कैलियोग्राफी जो हाथ से बहुत सुंदर लिखावट होती है, उसके अंतर्गत इन्होंने भारत का संविधान हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने। और भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, वे स्वयं इसके घर मिलने गए थे और इसे अनुरोध किया था कि आप हाथ से संविधान लिखेंगे। इन्हें 6 महीने लगे थे संविधान लिखने में। 248 पेनों का इस्तेमाल हुआ था। ध्यान रखना, ये कुछ रोचक सी बातें हैं। और इनको जब मेहनताने के बारे में पूछा, जब इन्होंने संविधान लिख दिया तो जब इनसे मेहनताने के बारे में पूछा कि क्या लोगे, तो इन्होंने एक अनुरोध किया था कि मैं मेहनताने में 1 भी रुपया नहीं लूँगा, हाँ संविधान की प्रत्येक कॉपी के नीचे मेरा नाम होगा। और पंडित नेहरू ने इसे बड़े आराम से स्वीकार कर लिया। तो आज भी मूल संविधान की प्रति के ऊपर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम होता है प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर। और एक आपने देखा होगा कि जो लिखाई होती है तो पृष्ठ के बीच में होती है, चारों तरफ सजावट का काम भी होता है, कुछ पत्तियां वगैरह, कुछ फूल वगैरह बनाना, वो काम किया था एक और व्यक्ति ने जिसका नाम था नंदलाल बोस। इन्होंने क्या किया था? संविधान पर सजावट का काम किया था। ये कुछ रोचक सी बातें थी, नंदलाल बोस के द्वारा सजावट का काम किया गया। तो ये संविधान के बारे में जाना आपने कि इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। अंतिम बैठक में 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। तो एक और रोचक सी बात है कि आप ये सवाल पूछेंगे कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो इसे 26 नवंबर को ही क्यों नहीं लागू किया गया? 16 अनुच्छेद ही क्यों लागू किए गए? तो आपको मैं बता दूं, याद हो आपको, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानी या नेता पंडित नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर जिला है, लाहौर प्रांत था, उसके रावी नदी के तट पर, ध्यान रखना, लाहौर नामक स्थान पर, और नदी है रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा करके और पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। पूर्ण स्वराज्य मतलब संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। और उस दिन घोषणा की थी कि आने वाले समय में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, ध्यान रखना, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहला, आजादी से पूर्व पहला स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखना, आजादी से पूर्व पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो तब से और 1947 तक आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हैं? 26 जनवरी को मना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया।
अब हम आज़ादी का दिवस 15 अगस्त को मनाने लग गए। अब इस दिन को हम भूल ना जाएं, इसको यादगार बनाने के लिए सभी संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि संविधान पूर्णतः हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। इस कारण से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। रीजन यही था, इस दिन को यादगार या इस दिन को भूल न जाएं, यादगार बनाने के लिए। अब कुछ और फैक्ट्स की बात करें हम संविधान के बारे में, यानी ध्यान रखना संविधान सभा की कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ेंगे हम कि जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग छूट जाए। अब बड़ी रोचक सी बात एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान सभा के एक सदस्य और थे केवी राव ने तो इन्हें संविधान का जनक और जननी दोनों ही कहा है, कि जनक ही नहीं जननी भी हैं। और आपको याद दिला दें, आपने पढ़ा भी होगा कि संविधान का प्रारूप बनाया था, ध्यान रखना, संविधान का प्रारूप बनाया किसने? बेनेगल नरसिंह राव ने। बेनेगल नरसिंह राव ने, BN राव ने संविधान का प्रारूप बनाया था। इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, इस प्रारूप को सही प्रकार से संविधान सभा में रखा गया, तो उसका एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं इस प्रारूप समिति या अंग्रेजी में कह देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात, इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति, तीनों ही नाम एक के ही हैं। इस पांडुलेखन समिति के कुल 7 सदस्य थे। ध्यान रखना कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। तो जो संविधान का प्रारूप बनाया था उस पर विचार या चर्चा करने के लिए BN राव ने उसका अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और अंबेडकर के बारे में एक रोचक सी बात और है, प्रारूप समिति के साथ साथ आपको यही बता दें कि प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। ध्यान रखना, कहाँ से? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से, ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की सहायता से वह बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। वहां से चुनाव जीत करके संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। लेकिन भारत विभाजन के बाद में जहां बंगाल से चुनाव लड़ते हैं वह स्थान चला जाता है पाकिस्तान में। आज का बांग्लादेश और पहले का पाकिस्तान, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वैसे में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो अंबेडकर सभा में भाग नहीं ले सकते। तो BN राव इस बात को जानते थे कि अंबेडकर का योगदान बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा। उस पत्र के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखा, कहा कि आप कोई सीट खाली करवाइए और भीमराव अंबेडकर का चुनाव करवाइए और उसे संविधान सभा में लाइए। तो BG खैर ने MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया और वहां से फिर चुनाव लड़कर के संविधान सभा के सदस्य बने। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में कहा भी था कि मैंने संविधान सभा में जो अध्यक्ष रहते हुए जो सबसे बढ़िया काम किया है, जो सबसे महान काम किया है, वो काम है डॉक्टर अंबेडकर को सदस्य बनाना, संविधान सभा का सदस्य बनाना। तो ये किसका कथन है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये तो कुछ रोचक सी बातें थी कि कहाँ सदस्य थे। एक बार ये RAS के एग्जाम में प्रश्न बना भी था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ सदस्य थे, तो उसने ऑप्शन दोनों थे, बंगाल भी और बॉम्बे भी।
बॉम्बे बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी उड़ीसा, और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में हो तो हमें करना है बॉम्बे, क्योंकि बंगाल का तो चला ही गया था पाकिस्तान में, लेकिन अगर बॉम्बे ऑप्शन में ना हो तो बंगाल भी करेंगे वहाँ पर, वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति की, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के अलावा 7 अन्य सदस्य भी थे प्रारूप समिति के, तो वो कौन कौन थे? ध्यान रखना उनको। एक तो स्वयं अंबेडकर अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। एक तो डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी बाद में सदस्य बने, टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बने। और एक थे एन कृष्णस्वामी आयंगर, कृष्णस्वामी आयंगर, आयंगर। एक थे मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला। एक थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी। एक थे माधवराव, माधवराव। और एक थे BL मित्तर। ये 7 सदस्य थे। तो इस प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप बनाया था BN राव ने। और BN राव की एक खास बात और ध्यान रखना है, BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि क्या थे? ये सलाहकार थे, सलाहकार थे। और इन्होंने संविधान बनाने में निःशुल्क सेवा दी है। उस समय के ये ICS एग्जाम होता था तो ICS अधिकारी थे, वर्तमान में जो IAS होता है उसी प्रकार ICS अधिकारी हुआ करते थे। तो ये सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, निःशुल्क सेवा देते हैं। और एक और रोचक सी बात है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स की राजधानी द हेग में है, उसके भारत की ओर से पहले न्यायाधीश बनने वाले हैं व्यक्ति थे, पहले न्यायाधीश बेनेगल नरसिंह राव BN राव। वर्तमान में दलवीर भंडारी भी हैं। तो वर्तमान की करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्तमान में न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं, और ये पहले न्यायाधीश रहने वाले थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। एक और रोचक सी बात है, इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया था, जो वर्तमान में म्यांमार है ना, उसका संविधान भी BN राव ने बनवाया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने निःशुल्क सेवा दी और संवैधानिक सलाहकार रहे ये संविधान के, और जबकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब कुछ आलोचना की बात करें हम कि संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है। एक आलोचना का हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं, कौन सी? कि इस संविधान सभा में संप्रभुता नहीं है, सॉवरेंटी नहीं है, कि इसको यह अधिकार किसने दिया संविधान बनाने का, कि जब जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव में भाग ही नहीं लिया, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ ही नहीं संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, तो ये भी आलोचना की जाती है। तो मैं आपको याद दिला दूं, कल ही बता दिया था मैंने आपको उस वीडियो में कि जब प्रत्यक्ष चुनाव होता तो भी यही सदस्य चुन करके आने थे, क्योंकि ये जाने माने हर वर्ग के प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति थे और इन्हीं का ही चुनकर आना तय था। तो इस कारण से लोकप्रिय नेता होने कारण संप्रभुता का होना, यानी जनता के प्रिय होना, तो ये संप्रभुता की द्योतक है ये बात भी। और दूसरी आलोचना की जाती है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ध्यान रखना, चर्चिल ने मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण भी संविधान सभा के बारे में कहा था पहली बैठक पर कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और चर्चिल ने यह भी कहा था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस। समझे कुछ आलोचना को, कि वो कह रहे हैं कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस ही है। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस उस समय की पार्टी थी तो उसे 208 सीटें मिली थी और बड़ी पार्टी थी, सभी लोकप्रिय नेता उसमें थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि कांग्रेस।
तो वो आलोचना करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़ी पार्टी है, उसी के तल नीचे सभी लोग जीत करके आ रहे हैं, तो ये आलोचना में भी दम नज़र नहीं आता है। और एक और आलोचना करते हैं, आपको याद होगा साइमन, लॉर्ड साइमन है, वही है जो 1928 में आते हैं। लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, गो बैक साइमन के नारे लगाते हैं, जिसमें सभी सदस्य क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आता है ये। तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का मतलब हिंदुओं की सभा। तब ये जाहिर सी बात है कि भारत में ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, तो सीधी सी बात है कि संविधान सभा में ज़्यादा संख्या में हिंदू ही होंगे, तो इस आलोचना में भी दम नज़र नहीं आता है। तो ये कुछ आलोचना करते हैं इसकी। अब कुछ और चर्चित बात करें, आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, ये प्रश्न है। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कौन सा आंसर होगा। ए मोहम्मद सादुल्ला, बी माधवराव, सी के एम मुंशी, और डी में जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि एकमात्र कांग्रेसी कौन थे। धन्यवाद। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।